वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पूर्व मध्यकाल के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संगम युग को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें संगम युगीन पांड्य वंश को हम लोग शुरुआत किए। चेर वंश को हम लोगों ने देख लिया। तो पांड्य वंश के बारे में हम लोग 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक पहली से दूसरी शताब्दी का, उसके बाद 7वीं शताब्दी का, फिर 13वीं से 14वीं शताब्दी का। तो 3 हिस्सों में, जिसमें संगम युगीन जो पांड्य वंश था वह थोड़े समय के लिए 60 से 70 वर्षों तक रहा, क्योंकि इसके बारे में शासकों के बारे में उतना क्रमबद्ध ज्ञान पता नहीं है। लेकिन कुछ शासकों से, 1-2 शासकों से प्रश्न आते हैं, जैसे कि नेडुंजेलियन, उसके बाद नेडियोन। हालांकि यह काल्पनिक माना जाता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। और उसके बाद पांड्य वंश में क्या क्या फैक्ट है उनसे प्रश्न आते हैं। तो इसके बाद चोल वंश को हम लोग देखेंगे, संगम युगीन चोल वंश, जिसमें केवल 2 राजा, एक करिकाल और दूसरा एलारा। तो इसके बाद यह संगम युग का पतन होगा और यह संगम युग समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पांड्य वंश को देखते हैं। तो इनका जो शासन था वह मदुराई में था, अर्थात पांड्य वंश का पूरा जो शासन व्यवस्था था मदुराई तक सीमित था। इनका मूल वास्तविक राजधानी जो था वह मदुराई ही था, लेकिन कोरकई इनकी राजधानी थी। तो पांड्य वंश का शासन मदुराई में था। इसकी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, और यह मदुराई कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित है। तो पांड्य वंश का जो शासन था वह मदुराई में था, जो कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित है। और इसकी जानकारी कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इनकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई, याद रखेंगे कि पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो कोरकई थी। बंगाल की खाड़ी के साथ थम्पर पराणी के संगम के पास। यह जो कोरकई है वह बंगाल की खाड़ी के साथ थम्पर पराणी के संगम के पास स्थित है। और इसकी जानकारी हमने बताई थी, एक महत्वपूर्ण किताब लिखी गई थी संगम युग में, जिसका नाम था पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो इसकी जानकारी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी से प्राप्त होती है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो कोरकई में, जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ थम्पर परानी के पास स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनका प्रतीक चिन्ह। जिस प्रकार चेरों का प्रतीक चिन्ह था धनुष बाण, तो उसी प्रकार पांड्यों का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बाघ था। याद रखें, मछली था, इंपॉर्टेंट है। मीन भी कहा जाता है इसे, मत्स्य। तो कभी कभी यह एग्जाम में मत्स्य के नाम से भी दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह मत्स्य यानी कि मछली था। याद रखेंगे कि पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो मत्स्य या फिर मछली। तमिल संगमों का संरक्षण कर तमिल कविताओं का संकलन। तो इस पांड्य वंश ने तमिल कविताओं का संरक्षण करके तमिल कविताओं का संरक्षण किया। याद रखेंगे कि तमिल संगमों का संरक्षण करके तमिल कविताओं का इन्होंने क्या किया, तो संरक्षण किया। पांड्य शासकों द्वारा नियमित सेना को बरकरार कर धनी और समृद्ध राज्य की स्थापना। तो पांड्य शासकों ने नियमित सेना को बरकरार रखा, नियमित सेना को बनाए रखा, और उसके बाद एक धनी और समृद्ध राज्य की स्थापना की। एक चीज याद रखेंगे कि तमिल संगमों का संरक्षण किया इस पांड्य वंश ने, और तमिल कविताओं का संकलन किया। हमने बताया था, जब संगम वंश का जब प्राचीन शुरुआती दौर हम लोग पढ़ रहे थे, तो जब 3 संगम हुए थे, तो तीनों संगमों का संरक्षण किसने किया था, तो पांड्य राजाओं ने किया था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जो कि दो मदुरा में हुए थे, और जो तीसरा था वह कावेरी पट्टनम में हुआ था।
तो ये तीनों का जो संरक्षण किया था वह पांड्य राजाओं ने ही किया था। तो पांड्य शासक द्वारा नियमित सेना को बरकरार कर धनी और समृद्ध राज्य की स्थापना की गई। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा, याद रखेंगे, तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी में। ये इंपॉर्टेंट है कि पांड्य शासकों का पहला उल्लेख कहां किया गया है, तो मेगास्थनीज का जो एक पुस्तक था उसमें मेगास्थनीज के द्वारा किया गया, और साथ ही साथ पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी में। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा किया गया, साथ ही साथ पाणिनि के अष्टाध्यायी में। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। कि मेगास्थनीज ने क्या बताया कि जो पांड्य राज्य था वह समुद्री मोती के लिए काफी प्रसिद्ध था, याद रखेंगे। तो पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्यों को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया, तथा पाणिनि के अष्टाध्याय में भी इस पांड्य राज्यों का उल्लेख सबसे पहली बार किया गया। समाज में विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार, तो पांड्य वंश में समाज में विधवाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। याद रखेंगे कि पांड्य वंश में विधवाओं के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं होता था, बुरा व्यवहार होता था। राज्य में ब्राह्मणों को सबसे अधिक प्रभाव तथा ईसा के शुरुआती शताब्दियों में पांड्य राजा द्वारा वैदिक यज्ञ संपन्न। तो पांड्यों के राज्य में ब्राह्मणों का सबसे अधिक प्रभाव था, और ईसा के शुरुआती शताब्दी में पांड्य राजाओं ने वैदिक यज्ञ को संपन्न कराया। तो याद रखेंगे कि पांड्य राज्यों में सबसे अधिक प्रभाव किसका था, तो ब्राह्मणों का। और ईसा के पहली शताब्दी में पांड्य राजाओं ने वैदिक यज्ञों को संपन्न कराया, याद रखेंगे। कलभ्रंश नामक जनजाति के आक्रमण के साथ शक्ति का ह्रास यानी कि क्षय। तो याद रखेंगे कि पांड्यों की शक्ति को ह्रास किसने किया, पांड्यों की शक्ति को विनाश किसने किया, खत्म किसने किया, तो उसका नाम था कलभ्रंश जनजाति। तो कलभ्रंश नामक जनजाति के आक्रमण के साथ इनकी शक्ति का ह्रास हो गया, क्षय हो गया, समाप्ति हो गया। तो इस संगम युगीन जो पांड्य वंश थे उसकी समाप्ति किसने की थी, तो कलभ्रंश नामक जनजाति ने लगभग 270 या 80 के तीसरी या चौथी शताब्दी में। ऐसे तो अमूमन छठी शताब्दी तक चला, लेकिन समाप्त जो हो गया था वह तीसरी या चौथी शताब्दी तक ही हो गया था, क्योंकि छिटपुट शासक रह गए थे जिनके बारे में इतिहास में उतनी जानकारी नहीं चली। तो कलभ्रंश नामक जनजाति के आक्रमण के साथ ही पांड्य वंश की शक्ति का ह्रास या क्षय या फिर समाप्ति। पांड्य राजवंश का अन्य नाम मिनावर, कबूरियार, पंचावर, तेन्नार, मरार, बालूडी तथा सेलियार। तो पांड्य राजवंश का और क्या क्या नाम था, तो मिनावर, कबूरियार, पंचावर, तेन्नार, मरार, वालुडी और सेलियार। पांड्य वंश के बारे में अन्य जानकारी अशोक के शिलालेख, महाभारत और रामायण से। तो पांड्य वंश के बारे में और जानकारी कहां कहां से प्राप्त होती है, तो अशोक के शिलालेख से, महाभारत से और फिर रामायण से। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य का नाम क्या था, माबर था। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य पर हेराट की पुत्री का शासन, हेराट या हेराक्ट, इसे हेराक्ट भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो मेगास्थनीज ने क्या कहा था कि पांड्य राज्य का एक और नाम था, जिस क्या का नाम था, माबर। तो मेगास्थनीज ने पांड्य राज्यों का नाम माबर बताया।
माबर का मतलब होता है कि मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य पर हेराट या हेराक्ट की पुत्री का शासन था। याद रखेंगे, इसी कारण इसने इस राज्य का नाम माबर बताया। पांड्यों के समय मदुरै, जो कि पहले उसका नाम मदुरा था, तो पांड्यों के समय मदुरै या मदुरा कीमती मोतियों, उच्च कोटि के वस्त्रों एवं उन्नत व्यापार के लिए प्रसिद्ध, साथ ही तमिल संस्कृति एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र। तो पांड्यों के समय जो मदुरा था, जो वर्तमान में मदुराई है, हालांकि वह समुद्र में विलीन हो चुका है, दक्षिण में काफी स्थित है रामेश्वरम के पास। तो पांड्यों के समय मदुरा या मदुरै कीमती मोतियों, उच्च कोटि के वस्त्रों एवं उन्नत व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था, साथ ही तमिल संस्कृति एवं साहित्य के लिए भी काफी प्रसिद्ध केंद्र था। इनका साम्राज्य विस्तार मदुरै, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली एवं त्रावणकोर तक था। उत्तर में वल्लरू नदी की सीमा के पास पुथुक्कटै तक था। याद रखेंगे कि पांड्यों का साम्राज्य विस्तार मदुरै, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली एवं त्रावणकोर तक था। उत्तर में वल्लरू नदी की सीमा के पास पुथुक्कटै तक इसकी सीमा विस्तार थी। पुथुक्कटै कहां पे? तो वल्लरू नदी की सीमा के पास। महावंश के अनुसार बुद्ध के पुनर्निर्माण के बाद लंका के राजकुमार विजय एवं एक पांड्य राजकुमारी के विवाह का उल्लेख। तो महावंश के अनुसार क्या पता चलता है कि बुद्ध ने जब पुनर्निर्माण कर लिया था, बुद्ध के पुनर्निर्माण के बाद लंका के राजकुमार विजय और एक पांड्य राजकुमारी का विवाह का उल्लेख। तो महावंश में क्या उल्लेख किया गया है कि जब बुद्ध ने पुनर्निर्माण कर लिया तो उसके बाद लंका के राजकुमार विजय ने किससे शादी की? तो एक पांड्य राजकुमारी से शादी की। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो प्रसिद्ध ग्रंथ महावंश में। याद रखेंगे। पांड्य शब्द की उत्पत्ति पांडु से, जिससे पांडवों के साथ इनके संबंध का पता, यह बात कात्यायन ने कहा। तो कात्यायन ने क्या कहा कि पांड्य शब्द की उत्पत्ति पांडु से हुई है, अर्थात इन पांड्य शासकों का जो संबंध था वह किससे था? तो महाभारत के पांडु से। तो पांड्य शब्द की उत्पत्ति पांडु से हुई, जिससे पांडवों के साथ इनके संबंध का पता चलता है। और यह बात किसने कहा? तो कात्यायन ने कहा। किसने? कात्यायन ने। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य देश में स्त्रियों का शासन और पांड्य नाम हेरेक्लीज, कृष्ण के यूनानी पर्याय जिसे मेगास्थनीज ने से सौर सेनों का उपास्य कहा है के नाम पर पड़ा, जिसके पिता के द्वारा 500 हाथी, 4000 घुड़सवार और 1,30,000 पैदल सेना के साथ सुदूर दक्षिण का राज्य दिया गया, जहां के 365 गांवों के लोग क्रम से प्रतिदिन उपहार देते थे। तो मेगास्थनीज ने क्या कहा कि पांड्य देशों में स्त्रियों का शासन था, और जो पांड्य नाम पड़ा वह हेरेक्लीज, जो कि कृष्ण का यूनानी पर्याय था, जिसे मेगास्थनीज ने सौर सेनों का उपास्य कहा, तो उसी के नाम पर पड़ा। और उसके पिता ने 500 हाथी, 4000 घुड़सवार सेना, 1,30,000 पैदल सेना सुदूर दक्षिण राज्य को दिया था, जहां के 365 गांवों के लोग क्रम से प्रतिदिन उपहार देते थे। याद रखेंगे। तो हेरेक्लीज, हेराक्ट एक ही नाम है, जो कृष्ण का यूनानी पर्याय है। अर्थात कृष्ण को यूनान भाषा में क्या कहा जाता है? तो हेराट या हेराक्ट या फिर हेरेक्लीज कहा जाता है, जिसे मेगास्थनीज ने सौर सैनों का उपास्य कहा।
और इसके पिता ने 5,000 हाथी, 4,000 घुड़सवार सेना और 1,30,000 पैदल सेना दक्षिण भारत को दिया था, सुदूर दक्षिण राज्य में, जहां के 365 गांवों ने क्रम से उपहार दिया था। याद रखें, प्रतिदिन उपहार देते थे क्रमवार। अर्थशास्त्र में पांड्यकवाट के मोती और मथुरा के सूती वस्त्रों का उल्लेख। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो पांड्यकवाट के मोती अर्थात पांड्य वंशों के समय समुद्र का मोती और साथ ही साथ सूती वस्त्रों का उल्लेख किया गया कि पांड्य राज्य सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और समुद्री मोती के लिए भी काफी प्रसिद्ध था। यह बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया कि अर्थशास्त्र में पांड्यकवाट के मोती और मथुरा के सूती वस्त्रों का उल्लेख। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेखों में पांड्यों का नाम दक्षिण के पड़ोसी राज्य के रूप में उल्लेखित है, जहां पर अशोक द्वारा पशुओं एवं मनुष्यों की चिकित्सा, याद रखेंगे कि चिकित्सा का प्रबंध, आवश्यक औषधियों की व्यवस्था, धम्म की शिक्षा के लिए अपने दूत भेजे। तो अशोक का दूसरा और 13वां शिलालेख में पांड्य वंशों का नाम दक्षिण राज्य के पड़ोसी राज्य के रूप में लिखा गया है, जहां पर अशोक ने पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा का प्रबंध बताया है और उसके बाद आवश्यक औषधियों की व्यवस्था की और साथ ही साथ धर्म की शिक्षा के लिए अपना दूत भेजा। तो याद रखेंगे, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में इस पांड्य वंश को क्या कहा गया कि पांड्यों का नाम दक्षिण के पड़ोसी राज्य के रूप में लिखा गया है, जहां पर अशोक ने पशुओं एवं मनुष्यों की चिकित्सा का प्रबंध किया था। उसके बाद आवश्यक औषधियों की व्यवस्था की थी, साथ ही साथ धम्म अर्थात धर्म की शिक्षा के लिए अपने दूत भेजे थे। याद रखेंगे, कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा पांड्य राज्य से मोती, मणि और रत्न प्राप्त विजयोपरांत उपहार के रूप में। याद रखेंगे कि कलिंग नरेश खारवेल ने इस पांड्य राज्य से विजय के बाद उपहार के रूप में मोती, मणि और रत्न की प्राप्ति की। याद रखेंगे कि कलिंग नरेश खारवेल ने पांड्य राज्यों से विजय प्राप्त करके उपहार के रूप में मोती, मणि और रत्न प्राप्त किया। यूनानी नरेश लेका स्ट्रैबो से पांड्य नरेश के द्वारा 20 ईसा पूर्व रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर के पास दूत भेजने की सूचना। तो यूनानी नरेश लेका स्ट्रैबो से पांड्य नरेश के द्वारा 20 ईसा पूर्व रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर के पास दूत भेजने की सूचना। तो 20 ईसा पूर्व में पांड्य नरेश ने 20 ईसा पूर्व में किससे? तो यूनानी नरेश लेका स्ट्रैबो से एक दूत भेजा, किसके पास? तो रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर के पास। याद रखेंगे, किससे? तो लेका स्ट्रैबो से। किसने भेजा? तो एक पांड्य नरेश ने कब 20 ईसा पूर्व में ऑगस्टस सीजर के पास अपना दूत भेजा था। इसकी सूचना प्राप्त होती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और टॉलमी के द्वारा पिंडनोई और उसकी राजधानी मदुरा का उल्लेख। तो टॉलमी ने भी मदुरा का उल्लेख किया है और साथ ही साथ पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ने भी पिंडनोई और उसकी राजधानी मदुरा का उल्लेख किया है, क्योंकि अभी हमने बताया कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से इस पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कारकोई की जानकारी प्राप्त होती है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और टॉलमी के द्वारा पिंडनोई अर्थात पांड्य वंश को पिंडनोई कहा जाता था, पांड्यकवाद कहा जाता था। तो पिंडनोई और उसकी राजधानी मदुरा का उल्लेख किया गया। एक मान्यता के अनुसार माथुरो, कायस्थों को माथुरो कहा जाता था, द्वारा पांड्य राजवंश की स्थापना, जिसका फैलाव वर्तमान मदुरै और
तिरुनेलवेली तक था। माथुरो के दूत रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर के दरबार में भी गए थे। तो अभी हमने बताया कि 20 ईसा पूर्व में पांड्य नरेश ने किससे, तो यूनानी नरेश लेका स्ट्रैबो से अपना दूत भेजा था। तो वही चीज है कि एक मान्यता के अनुसार माथुरो, ये कायस्थों को कहा जाता था, माथुरो के द्वारा पांड्य राजवंश की स्थापना की गई, जिसका फैलाव कहां तक था, तो मदुरै और तिरुनेलवेली तक था। और माथुरो के द्वारा रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर के दरबार में भी गए थे। तो इनके दूत गए थे। याद रखेंगे कि माथुरो के दूत रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर के दरबार में भी गए थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य से सर्वप्रथम कुछ प्राचीन पांड्य राजाओं के नाम उल्लेखनीय कृतों सहित ज्ञान पर वे क्रमबद्ध नहीं, कि तमिल भाषा के संगम साहित्य से सर्वप्रथम कुछ प्राचीन पांड्य राजाओं के नाम उनके उल्लेखनीय कृत्यों सहित प्राप्त होते हैं, लेकिन वे क्रमबद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। इन राजाओं का जो शासन था वह क्रमबद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता, इनकी जानकारी क्रमबद्ध रूप से प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन तमिल भाषा के संगम साहित्य से सर्वप्रथम कुछ प्राचीन पांड्य राजाओं के नामों का उल्लेख उनके कामों के आधार पर उनके कामों सहित प्राप्त हुआ, लेकिन क्रमबद्ध इतिहास उनके बारे में पता नहीं है। तो ये तो था इस पांड्य वंश, जो कि संगम युगीन पांड्य वंश था, उसका प्रारंभिक इतिहास, अर्थात जो प्राचीन सबसे जो पांड्य वंश था उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसके जो शासक होते हैं, 2-3 शासक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेडुंजेलियन, तो उसको हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो चलिए हम लोग नेडियोन के बारे में देखते हैं। उसके बाद पलसाले मुडुकुड़मी को देखेंगे और कुछ देर के बाद हम लोग नेडुंजेलियन को देखेंगे और फिर छोटा सा चोल वंश देखेंगे। तो नेडियोन के बारे में पूछा जाता है, हालांकि इसे काल्पनिक शासक माना जाता है, पौराणिक माना जाता है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्री पूजा की शुरुआत किसने की। तो समुद्री पूजा की शुरुआत इस नेडियोन ने की। नेडियोन ने क्या किया, तो समुद्री पूजा की शुरुआत की। इसकी जानकारी प्रसिद्ध ग्रंथ पत्तपातु में संकलित मंगुटिकिलार तथा नकीरर की कविताओं से। तो नेडियोन की जो जानकारी प्राप्त होती है वह प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ पत्तुपातु से, और इसमें मंगुटिकिलार और नकीरर की कविताओं से जो संकलित ग्रंथ था, जिसका नाम था पत्तुपातु, उसी से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। किसकी, तो नेडियोन की, कि मंगुटिकिलार और नकीरर की कविताओं का संग्रह है, जिसका नाम था पत्तुपातु। यह एक महान तमिल ग्रंथ है। तो इसी से इस नेडियोन की जानकारी प्राप्त होती है। नेडियोन का अर्थ लंबा आदमी। तो नेडियोन का अर्थ क्या होता है, तो लंबा आदमी होता है। याद रखेंगे। एक अनुमान के अनुसार नेडियोन के कारण ही पहरुली नदी की अस्तित्व की शुरुआत। तो एक अनुमान में क्या बताया गया कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी पहरुली नदी, तो पहरुली नदी का अस्तित्व इसी नेडियोन के कारण शुरुआत हुआ। यह जो पहरुली नदी अस्तित्व में आया तो इसी नेडियोन के कारण आया। तो यह एक मान्यता के अनुसार बताया गया। पौराणिक एवं काल्पनिक शासक प्रतीत। तो अनुमानों में बताया गया कि यह एक पौराणिक एवं काल्पनिक शासक प्रतीक होता है। याद रखेंगे कि यह जो नेडियोन था यह काल्पनिक एवं पौराणिक शासक प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद पलसालय मुडुकुड़मी वेलविकुड़ी दान पत्र के अनुसार पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक। तो वेलविकुड़ी दान पत्र में क्या लिखा गया है कि यह जो पलसालय मुडुकुड़मी था वह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक
शासक था। तो वैल वी दान पत्र के अनुसार क्या पता चलता है कि यह जो पलसालय मुडुकुड़मी था, यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। याद रखेंगे। अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करवाने के कारण पलसालय अर्थात अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला की उपाधि। तो इस पलसालय मुडुकुड़मी ने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करवाया, इसी कारण इसे पलसालय की उपाधि मिली, जिसका अर्थ होता है अनेक यज्ञशालाएं करवाने वाला। तो अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करवाने के कारण पलसालय मुडुकुड़मी को क्या कहा गया? पलसालय की उपाधि प्राप्त हुई। तो जिसका मतलब होता है अनेक यज्ञशाला संपन्न कराने वाला, अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला। तो वास्तविक इसका नाम था मुडुकुड़मी, लेकिन बाद में इसे पलसालय की उपाधि प्राप्त हुई क्योंकि इसने कई यज्ञ करवाया। अपने द्वारा जीते गए राज्यों से कठोरता पूर्वक व्यवहार। तो यह जो पलसालय मुडुकुड़मी था, अपने द्वारा जीते गए राज्यों से कठोरता पूर्वक व्यवहार करता था। जिस राज्य को यह जीतता था तो उसके साथ काफी क्रूर एवं कठोर व्यवहार करता था। कौन? तो पलसालय मुडुकुड़मी। तो अपने द्वारा जीते गए राज्यों से कठोरता पूर्वक व्यवहार। तो एक स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे इस संगम युग में। कुछ देर बाद मिलेंगे और नेडुजेलियन से शुरुआत करेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे कुछ समय के बाद। वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम लोग इस संगम युग को कंटिन्यू करते हैं और संगम युग में पांड्य वंश को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला जो शासक बनता है वह इस पांड्य वंश का सबसे महानतम शासक, जिसका नाम था नेडुजेलियन। तो नेडुजेलियन अगला शासक बनता है पांड्य वंश का। राजगद्दी के समय अल्प आयु, लगभग 210 ईस्वी में सत्तारूढ़। तो नेडुजेलियन जब सत्तारूढ़ होता है तो वह उसकी उम्र काफी कम होती है और लगभग 210 ईस्वी में, हालांकि डेट याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतिहासकारों को इनके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन का पता नहीं था, फिर भी इसे 210 ईस्वी मान सकते हैं कि राजगद्दी के समय इसकी अल्प आयु थी, उम्र कम थी। लगभग 210 ईस्वी में यह सत्तारूढ़ हुआ अर्थात शासन पर काबिज हुआ। चेर, चोल तथा अन्य 5 राजाओं के द्वारा पराजय एवं मदुरा पर कब्जा पर नेडुजेलियन अत्यंत वीर था और अपनी शत्रुओं को राजधानी से खदेड़ दिया और पीछा करता हुआ चोल राज्य की सीमा तक पहुंच गया, जहां पर तंजौर जिला के तलैयालनगानमे के युद्ध में सभी को बुरी तरह से परास्त किया। तो याद रखेंगे कि चेर, चोल और अन्य 5 राजा ने मिलकर इस नेडुजेलियन पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद मदुरा पर क्या कर लिया कि कब्जा कर लिया और साथ ही साथ घेरा डाल दिया। मथुरा पर कब्जा कर लिया और घेरा डाल दिया। लेकिन इस नेडुजेलियन ने बहादुरी का परिचय दिया और क्योंकि यह अत्यंत वीर था और इसी कारण वह अपने शत्रुओं को राजधानी से खदेड़ दिया और चोल राज्य की सीमा तक पहुंच गया और तंजौर जिला के तलैयालनगानमे के युद्ध में सभी को बुरी तरह से परास्त किया। तो यह नेडुजेलियन के फैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो नेडुजेलियन से संबंधित यह एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चेर, चोल और अन्य 5 राजाओं ने मिलकर इसको पराजित किया नेडुजेलियन को और उसके बाद मदुरा पर घेरा डाल दिया
और मदुरा पर कब्जा कर लिया, जो कि पांड्य वंश की राजधानी थी। लेकिन नेंडुजेलियन अत्यंत वीर था, वह अपनी शत्रुओं को राजधानी से खदेड़ दिया और चोल साम्राज्य तक जा पहुंचा। और चोल राज्य की सीमा पर एक जिला था तंजौर, तो उस तंजौर के तलैया में युद्ध करके सभी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। याद रखेंगे, चेर शासक सेय बताया था हमने कि हाथी की आंख वाला। तो इसके बारे में हमने बताया था कि एक चेर वंश का शासक था जिसका नाम था सेय। सेय का मतलब होता है हाथी की आंख वाला। तो सेय को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और उसके बाद आर्यपकडैक दंड अर्थात उत्तर भारत की एक आर्य सेना पर विजय प्राप्त करने वाला की उपाधि उसे प्राप्त हुई। तो चेर शासक सेय को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और उसके बाद उसे कौन सी उपाधि मिली? तो आर्यपकडैक दंड की उपाधि मिली। आर्यपकडैक दंड की उपाधि मिली, जिसका मतलब होता है उत्तर भारत की एक आर्य सेना पर विजय प्राप्त करने वाला। याद रखेंगे। तो किसे बंदी बनाकर डाल दिया? तो सेय को, जो कि एक चेर शासक था, हाथी की आंख वाला। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है नेंडुजेलियन के बारे में। मिल्लय तथा मुतरु नामक दो प्रदेशों पर अधिकार। तो नेंडुजेलियन ने मिल्लय और मुतरु नामक दो प्रदेशों पर भी अपना अधिकार कर लिया। याद रखेंगे, मिल्लय तथा मुतरु नामक दो प्रदेशों पर अधिकार। अल्पकाल में ही अपने पैतृक राज्य को सुरक्षित कर उसका विस्तार। तो अपने साम्राज्य को तो सुरक्षित किया ही, साथ ही साथ अपने साम्राज्य का भी काफी विस्तार किया। किसने? तो इस नेंडुजेलियन ने। तो काफी कम समय में ही अर्थात अल्पकाल में ही इस नेंडुजेलियन ने अपने पैतृक राज्य को सुरक्षित किया, साथ ही साथ उसका काफी विस्तार भी किया। याद रखेंगे, महान विजेता होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता, उदार प्रशासक एवं धर्मनिष्ठ व्यक्ति। तो नेंडुजेलियन एक महान विजेता तो था ही, साथ ही साथ वह विद्वानों का आश्रयदाता था, उदार प्रशासक था और एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी था। तो विद्वानों का आश्रयदाता था, उसके दरबार में विद्वान रहते थे, एक उदार प्रशासक था और एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी था। याद रखें, कौन? तो नेंडुजेलियन। संगम युगीन कवियों के द्वारा दान वीरता एवं उदारता की प्रशंसा के द्वारा चेरों को परास्त कर करूर पर कब्जा। तो संगम युगीन कवियों के द्वारा दान वीरता एवं उदारता की प्रशंसा। याद रखेंगे, तो साथ ही चेरों को परास्त कर करूर पर कब्जा। तो संगम युगीन कवियों ने इस नेंडुजेलियन की दान वीरता एवं उदारता की प्रशंसा की है और इसने चेरों को परास्त कर करूर नामक जगह पर कब्जा कर लिया था। किसने? तो नेंडुजेलियन ने। कि संगम युगीन कवियों के द्वारा दान वीरता एवं उदारता की प्रशंसा की गई। किसे? तो नेंडुजेलियन को। और इसने नेंडुजेलियन ने चेरों को परास्त करके करूर पर कब्जा कर लिया, जो उस समय का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। वैदिक धर्म का समर्थक एवं अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करता। तो यह जो नेंडुजेलियन था वैदिक यज्ञों का समर्थक था और इसने काफी सारे वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया था। तो वैदिक धर्म का समर्थक था एवं अनेक यज्ञों का
अनुष्ठान करता था। तो वैदिक धर्म का यह संरक्षक भी था और अनेक यज्ञों का भी इसने अनुष्ठान किया। नेंडुजेलियन के समय राजधानी मदुरा तत्कालीन भारत की अत्यंत प्रसिद्ध व्यापारिक एवं सांस्कृतिक नगरी। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो मदुरै कांजी ग्रंथ से। तो नेंडुजेलियन के समय जो उसकी राजधानी थी मदुरा, वह उस समय की सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थी, साहित्यिक केंद्र थी और सांस्कृतिक नगरी थी। और इसकी जानकारी मदुरै कांजी नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो नेंडुजेलियन के समय राजधानी मदुरा तत्कालीन भारत की अत्यंत प्रसिद्ध व्यापारिक एवं सांस्कृतिक नगरी, और इसकी जानकारी मदुरै कांजी नामक ग्रंथ से प्राप्त हुई। इसके दरबार के प्रमुख दरबारी कवि थे नक्कीरर, कल्लादनार और मागुडी मरुदन। तो इसके दरबारी कवि थे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम था नक्कीरर का। तो दरबारी कवि थे नक्कीरर, कल्लादनार और मागुडी मरुदन। तो मागुडी मरुदन, कल्लादनार और नक्कीरर इस नेंडुजेलियन के दरबारी कवि थे। यज्ञों का विधान व्यापारियों एवं कृषकों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन। तो नेंडुजेलियन ने यज्ञों के विधान के लिए, व्यापारियों एवं कृषि के कल्याण के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया। तो याद रखेंगे, नेंडुजेलियन ने यज्ञों के विधान के लिए, व्यापारियों एवं कृषकों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया। शिल्पाधिकारम की नायिका कन्नगी के निर्दोष पति कोवलन को नुपुर चुराने के आरोप में मृत्यु दंड दिया। बाद में सच्चाई का पता लगने पर पश्चाताप में आत्महत्या कर लिया। तो याद रखेंगे, जब हम चेर वंश की शुरुआत किए थे तो उसमें हमने बताया था कि जब हम लोग संगम काल की शुरुआत किए थे तो हमने बताया था कि संगम काल में एक राजा ने क्या किया था कि एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दे दिया था मृत्यु दंड का, और बाद में अपने उस पश्चाताप के कारण आत्महत्या भी कर लिया था। तो वह जो राजा था यही नेंडुजेलियन था। हमने बताया था कि कोवलन नामक एक व्यक्ति था जिसकी एक वैश्या पत्नी थी कन्नगी, और कन्नगी का मतलब होता है वैश्या। तो वह उसके साथ मदुरा चला जाता है अपने सारे धन को लुटाकर। तो मदुरा में जाने के बाद उसे नुपुर चुराने का अर्थात पायल चुराने का आरोप लगता है, लेकिन यह आरोप झूठा लगाया गया था मदुरा की रानी के द्वारा। लेकिन कन्नगी ने इसे निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन निर्दोष साबित करने से पहले ही राजा ने मृत्यु दंड दे दिया था और उसे फांसी दे दी गई। लेकिन जब यह बात राजा को पता चलता है तो उसे आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप होती है, और इसी चिंता में वह डूबकर अपनी आत्महत्या भी कर लेता है। तो और बाद में मदुरा को श्राप दिया किसने? तो कन्नगी ने, और वह जलकर राख हो गया और वह समुद्र में भी विलीन हो गया। तो जो राजा इस पश्चाताप में मृत्यु दंड को प्राप्त किया और उस निर्दोष कोवलन को मृत्यु दंड की सजा दिया, वह यही नेंडुजेलियन था। याद रखेंगे। तो नुपुर अर्थात पायल चुराने का आरोप लगाया था रानी ने, मदुरा की रानी ने। तो ये तो था नेंडुजेलियन। इससे प्रश्न आते रहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पांड्य वंश जो संगम युगीन पांड्य वंश है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही नेंडुजेलियन था। तो इसी से प्रश्न लगभग आते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें, जिसका नाम था वेरीवर शैलीय कोरकय। तो वेरीवर शैलीय कोरकय नेंडुजेलियन का छोटा भाई एवं सती कण्गी के सम्मान में एक विशाल उत्सव का आयोजन। तो यह जो वेरीवर शैलीय कोरकय था, यह नेंडुजेलियन का छोटा भाई था और सती कण्गी के सम्मान में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया था। वही कण्गी सती थी जो अपने पति कोवलन के मृत्यु दंड के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो उसी के सम्मान में इस वेरीवर शैलीय कोरकय ने एक विशाल उत्सव का आयोजन किया था
और यह नेडुजेलियन का छोटा भाई था। इसने उपाधि धारण की थी नवरत्न की। इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया फैक्ट है कि कौन सा पांड्य वंश का शासक था संगम युग में जिसने इस नवरत्न की उपाधि धारण की, तो उसका नाम था वेरिवर्सैलिए कोरकाय। तो इसे नवरत्न की उपाधि प्राप्त हुई थी। संगम कालीन ग्रंथ पत्तु पातु में सिरुपाण आतरु पड़य नाम की नततनार द्वारा रचित कविता में नल्लिये कोडल संगम युग का अंतिम शासक माना जाता है। कब? 270 ईस्वी में। तो संगम कालीन ग्रंथ था महान ग्रंथ पत्तु पातु। तो उसमें सिरुपान आतरु पड़ाय नाम की नतततार द्वारा रचित कविता में नल्लिये कोडल को अंतिम शासक माना गया है। किसका? तो संगम युग का, जो 270 ईस्वी में अंतिम शासक रहा। याद रखेंगे। पत्त पातु में संगम काल की 3 राजधानियां वांजी, उरैयर तथा मदुरा के महान एवं उदार शासकों के समाप्त होने का वर्णन। तो इस पत्त पातु ग्रंथ में संगम काल की 3 राजधानियों का वर्णन है, वांजी, उरैयर और मदुरा, और वहां के महान एवं उदार शासकों के समाप्त होने का भी वर्णन है। याद रखेंगे। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस ग्रंथ में तीनों राजधानियों के शासकों के समाप्ति होने का वर्णन है, तो उसका नाम था पत्त पातु, जिसमें संगम काल की 3 राजधानियों वांजी, उरैयर तथा मदुरा के महान एवं उदार शासकों के समाप्त होने का वर्णन है। तो यह तो था पांड्य वंश संगम युग का। इसके बाद हम लोग आते हैं संगम कालीन चोल वंश, जो इस संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा क्षेत्र था और सबसे इंपॉर्टेंट भी राजवंश था। तो चोल वंश चोलों के नियंत्रण में वर्तमान तमिलनाडु का मध्य एवं उत्तरी भाग, शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी नदी का डेल्टा, जो बाद में चोल मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो चोल वंश के नियंत्रण में वर्तमान तमिलनाडु का मध्य एवं उत्तरी भाग था और इसके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी नदी का डेल्टा था, जो बाद में चोल मंडल के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। याद रखेंगे कि चोलों के नियंत्रण में वर्तमान तमिलनाडु का मध्य एवं उत्तरी भाग था और इसके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी नदी का डेल्टा था, जो बाद में चोल मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संगम साहित्य में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य चोल, जिसकी प्रथम जानकारी कात्यायन की कृतिका से। तो संगम साहित्य में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो चोल था, जिसकी प्रथम जानकारी कात्यायन की लिखी गई पुस्तक वार्तिका से प्राप्त होती है। याद रखेंगे कि संगम साहित्य में क्या बताया गया है कि संगम युग की सबसे जो शक्तिशाली राज्य था, सर्वाधिक शक्तिशाली, वह था चोल वंश और इसकी प्रथम जानकारी कात्यायन के द्वारा लिखी गई पुस्तक वार्तिका से प्राप्त होती है। इसकी राजधानी 3 थी। मुख्य राजधानी तो उरैयर थी, जो तिरुचिरापल्ली के पास है। दूसरा मनतूर था और तीसरा तंजावुर के पास कावेरी पट्टनम था। याद रखेंगे। तो राजधानी थी उरैयर, जो तिरुचिरापल्ली के पास है, और तीसरा मनतूर। तो दूसरा मनतूर और तीसरा जो था वह कावेरी पट्टनम बनेगा। याद रखेंगे, जिसे करिकाल ने स्थापित किया था। तो राजधानी बनी उरैयर, जो तिरुचिरापल्ली के पास है, और मनतूर, और साथ ही साथ एक और राजधानी थी तंजावुर के पास, जिसका नाम था कावेरी पट्टनम। याद रखेंगे। तो हम लोग अभी आगे इसको देखेंगे। समकालीन चोल वंश के 2 शासकों करिकाल तथा एलोरा की जानकारी प्राप्त। सबसे महत्वपूर्ण चोल शासक करिकाल। तो इस संगम युग के चोल वंश के 2 शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। मुख्यतः जानकारी इन्हीं की ही प्राप्त होती है। एक का नाम था करिकाल और दूसरे का नाम था एलारा।
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चोल शासक था वह करिकाल ही था। करिकाल के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है करिकाल के संबंधित, तो याद रखेंगे कि करिकाल के द्वारा एक सबसे महत्वपूर्ण नगर की स्थापना हुई जिसका नाम क्या था, तो कावेरी पट्टनम था। याद रखेंगे कि करिकाल के द्वारा एक महत्वपूर्ण शहर पुहार नगर, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, तो उसका निर्माण किया गया। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि करिकाल के द्वारा पुहार नगर या कावेरी पट्टनम का निर्माण करके उसे राजधानी के रूप में निर्माण किया गया। उरैयर से राजधानी स्थानांतरित कर कावेरी पट्टनम स्थापित किया। तो इस जो करिकाल था उसने राजधानी कहां से कहां लाया, तो उससे पहले उरैयर था, तो वहां से स्थानांतरित करके कावेरी पट्टनम में राजधानी को स्थापित कर दिया। याद रखेंगे कि इस करिकाल ने पुहार नगर, जिसे कावेरी पट्टनम कहा जाता था, इस नगर की स्थापना की और उसे ही अपनी राजधानी का निर्माण किया। जो पहले उरैयर था तो उरैयर से हटा के राजधानी कहां बना दिया, तो कावेरी पट्टनम। इसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बाघ। याद है, हमने बताया था कि चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष और बाण, जबकि पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह था मत्स्य अर्थात मछली, और इस चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वह टाइगर था, बाघ था। चोलों के पास एक मजबूत नौ सैन्य शक्ति, तो चोलों के पास एक मजबूत नौ सैन्य शक्ति थी अर्थात नेवी की शक्ति थी, जल सेना थी। याद रखेंगे, करिकाल श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत लाया। इंपॉर्टेंट है, तो करिकाल ने श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बना करके कहां ले आया, तो भारत ले आया। याद रखेंगे, पतीन पालय में करिकाल के जीवन एवं सैन्य अधिग्रहण का वर्णन तथा पेरुनानुपादे में संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ की उपाधि, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक पुस्तक था पतीन पालय, तो उस पुस्तक में करिकाल के जीवन एवं सैन्य अधिग्रहण का वर्णन किया गया है। साथ ही एक और पुस्तक था पेरुनानुपादे, तो पेरुनानुपादे में इसे क्या कहा गया, तो संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ। किसे, तो करिकाल को। तो पतीन पालय में करिकाल के जीवन एवं सैन्य अधिग्रहण का वर्णन, जबकि पेरुनानुपादे में संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ की उपाधि प्राप्त हुई। तो इंपॉर्टेंट है कि एक पुस्तक पतीन पालय में करिकाल के जीवन एवं सैन्य अधिग्रहण का वर्णन किया गया है, जबकि दूसरी पुस्तक पेरुनानुपादे में इसे संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ कहा गया है। संगम साहित्य की विभिन्न कविताओं में वेनी के युद्ध का उल्लेख, जिसमें करिकाल के द्वारा पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं के पराजय का उल्लेख इंपॉर्टेंट है कि संगम साहित्य की अलग अलग कविताओं में वेनी के युद्ध का उल्लेख किया गया है, जिसमें इस करिकाल ने पांड्य और चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में क्या लिखा गया है कि वेनी के युद्ध का उल्लेख किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि इस करिकाल ने पांड्य और चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया। व्यापार तथा वाणिज्य में काफी वृद्धि एवं कावेरी नदी के किनारे 160 मीटर एक लंबे बांध का निर्माण तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण। तो इस करिकाल ने व्यापार एवं वाणिज्य में काफी वृद्धि की और कावेरी नदी के किनारे
160 मीटर एक लंबे बांध का निर्माण किया और सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण किया। याद रखेंगे कितने मीटर लंबे बांध का निर्माण किया, तो 160 मीटर। सैन्य उपलब्धियों के कारण पूरे तमिल क्षेत्र का अधिपति वाहे पर मंडल के युद्ध में 9 शत्रु राजाओं के संघ को पराजित करने के बाद, तो वाहे पर मंडल के युद्ध में इसने कालिकाल ने 9 शत्रु राजाओं के संघ को पराजित किया और इसी कारण यह सैन्य उपलब्ध पूरे तमिल क्षेत्र का सैन्य उपलब्धियों का अधिपति बन गया। विद्वानों का आश्रयदाता एवं निर्माता कौन था, तो करिकाल था। अभी हमने बताया यह विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था और निर्माता भी था। करिकाल के बाद चोल वंश 2 शाखाओं में बट गया, एक इसकी उपशाखा भी बन गई। तो इसके बाद 2 उपशाखा में बट गया। तो करिकाल के बाद उसके 3 पुत्र शासक, एक का नाम था नलंगिली, दूसरे का नाम था नेडमुडुक्कली, तीसरे का नाम था मावलावतान। केवल नलंगिली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। नलंगिली की चोल वंश की दूसरी शाखा की शासक। याद रखेंगे यह जो नलंगिली था चोल वंश की दूसरी शाखा का शासक था। तो करिकाल के बाद उसके 3 पुत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। एक का नाम था नलंगिली, दूसरे का नाम था नेडुमुडुक्कली और तीसरे का नाम था मावलतान। केवल नलंगिली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि करिकाल के बाद यह चोल वंश 2 शाखा में बट गया था और उसी दूसरी शाखा का शासक कौन था, नलंगिली था। नेडुनगिल्ली पर कारियारों के युद्ध में विजय एवं नेडुनगिल्ली की हत्या, इस युद्ध का विवरण मणि मैथिली में। तो नेडुनगिल्ली कारियार के युद्ध में विजय प्राप्त किया और नेडुनगिल्ली क्या हो गया, तो इसकी हत्या हो गई। तो नेलगिल्ली जो था वह चोल वंश के दूसरी शाखा के शासक नेडुनगिल्ली पर कारियारू के युद्ध में जीत जाता है और उसके बाद नेडुनगिल्ली की हत्या हो जाती है। इस युद्ध का विवरण कहां पे है, तो मणि मैथिली में है। याद रखेंगे किस युद्ध में, तो कारियारू के युद्ध में। नलंगिली का समकालीन उरैयर का राजा कालीवलंबन। याद रखेंगे कि नलंगिली का जो समकालीन था एक और उरैयर का राजा था जिसका नाम था कलिवलबन। वह नलंगिली का समकालीन था और उरैयर का राजा था। संगम साहित्य के कुछ अन्य राजा कोपरुनजोलन, पेरुनकिल्ली, कोचेगोनन। याद रखेंगे कि संगम साहित्य के कुछ अन्य राजा थे कोपरुजोलन, पेरुनरकिल्ली और कोचेगोनन इत्यादि। 3री-4वीं शताब्दी तक चोल वंश का शासन, उसके बाद का, तो याद रखेंगे कि 3री-4वीं शताब्दी तक चोल वंश का शासन बस इतना ही रहा कि उसके बाद का चोल वंश का इतिहास अंधकारमय था तथा 9वीं शताब्दी के मध्य विजयालय के द्वारा पुनः चोल वंश का पुनरुत्थान 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच तमिल देश पर कलभ्रंशों का कब्जा था। याद रखेंगे कि 3री से 4वीं शताब्दी के मध्य चोल वंश का शासन, उसके बाद का जो इतिहास है चोल वंश का वह अंधकारमय है। याद रखेंगे 3री से 4वीं शताब्दी के बाद 6वीं शताब्दी तक चोल वंश का जो शासन था वह अंधकारमय है क्योंकि इस पर जो है कलभ्रंशों का अधिकार हो गया इस 3री से 6वीं शताब्दी तक। और कलभ्रंशों फिर इसके बाद 9वीं शताब्दी में विजयालय नामक एक शासक ने चोल वंश का पुनरुत्थान किया। तो यहीं से फिर शुरुआत होगा महान चोल वंश जिसका संस्थापक बनेगा विजयालय। और 300 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच तमिल देश पर कलभ्रंशों का कब्जा था। और एक फैक्ट और है कि एलारा जो था वह श्रीलंका को पराजित कर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया।
याद रखेंगे कि एलारा ने श्रीलंका को पराजित करके, हमने बताया था करिकान और एलारा के बारे में, तो एलारा ने श्रीलंका को पराजित करके उस पर 50 वर्षों तक शासन किया। तो यह संगम युग होता है समाप्त। संगम युग हो गया समाप्त। इसके बाद हम लोग देखेंगे पांड्य और चोल वंश, जो पूर्व मध्यकाल के हिस्सा थे, और यही इंपॉर्टेंट पांड्य और चोल वंश होंगे। तो महान चोल वंश और फिर छोटे पांड्य वंश को हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल में, और इसके बाद विजयनगर शुरुआत हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग चोल वंश के साथ, जो कि महान विजयालय के द्वारा शुरुआत किया जाएगा। तब तक